हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 12th के फिजिक्स का है। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियस थ्योरम। इस चैप्टर से मैं टॉपिक लेके आया हूं क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक सीखेंगे घन कोण, सॉलिड एंगल। फिर उसके बाद आएंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। यह क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक समतली क्षेत्रफल है, कोई समतल में स्थित है और इसका क्षेत्रफल ए है। तो इसमें इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा सदैव इससे अभिलंब की ओर बाहर की तरफ होती है। यानी इस तरह से इसकी दिशा दिखाते हैं वेक्टर ए। ये है क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है, जहां इस वेक्टर की लंबाई इस क्षेत्रफल के परिमाण को व्यक्त करती है और इसकी दिशा सदैव इससे बाहर की तरफ होती है। इस तरह से इसमें मान लिया जाए कोई एकांक वेक्टर सदिश इसमें प्रदर्शित कर दिया जाए यन, तो इस तरह से इसको वेक्टर के रूप में इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। वेक्टर ए बराबर ए यन कैप, जहां यन अविलंब के अनुदिश एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, जिसका मान परिमाण 1 होता है। इस तरह से इसका परिमाण निकालेंगे, इस वेक्टर का परिमाण निकालेंगे मॉड, तो इसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसका मान जो एकांक सदिश है यूनिट वेक्टर यन है उसका मान 1 होता है। इस तरह से कहते हैं, इसको क्षेत्रफल वेक्टर बोला जाता है। तो ये रहा इस क्षेत्रफल वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे घन कोण के बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में। घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, आइए हम लोग सीखते हैं। कि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्तीय चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे समतली कोण कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन होता है। रेडियन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वृत्त का चाप जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, उसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसी को 1 रेडियन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिज्या की लंबाई के बराबर, किसी भी वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसको घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि एक गोलीय पृष्ठ है और उसमें एक छोटा अवयव क्षेत्रफल ले लिए, उसका डीए, स्मॉल डीए, और इसके द्वारा इसके केंद्र ओ पर जो अंतरित कोण है वह दिखाई दे रहा है डी ओमेगा। यानी इस पृष्ठ के कई बिंदुओं से चारों तरफ रेखाएं मिलाएंगे तो एक गोलीय कोण बनेगा, जिसको हम लोग घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा दिखाते हैं। और इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या मान लीजिए आर है, तो इस छोटे से अवयव डीए के कारण जो अंतरित घन कोण होता है उसको ले लिया जाता है डी ओमेगा। तो यहां से देखिए घन कोण को किस तरह से प्राप्त करेंगे, परिभाषित करेंगे कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोलीय पृष्ठ का जो छोटा अवयव खंड होता है उसका क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, ये जो होता है त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है।
अब ये अनुक्रमानुपाती क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्रफल A बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ 4 पाई नियतांक है। तो इस तरह से जो क्षेत्रफल वह त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जिसको d ओमेगा कहते हैं, यानी घन कोण कहते हैं। तो इस तरह से d ओमेगा बराबर आ जाता है dA बटे r स्क्वायर। तो ये घन कोण का फॉर्मूला कहलाता है। अब घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, या इसको यस आर से भी प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से एक स्टेरेडियन को भी परिभाषित कर सकते हैं हम लोग। एक स्टेरेडियन कब होगा? कि जब यदि dA बराबर ले लें r स्क्वायर, तो d ओमेगा बराबर हो जाता है dA एक जगह r स्क्वायर रखेंगे, नीचे भी r स्क्वायर, उसका मान 1 आ जाता है। तो एक स्टेरेडियन कहलाता है। तब यहां से एक स्टेरेडियन की परिभाषा दे सकते हैं हम लोग कि किसी भी गोली पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है जब उसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। वही कोण जो होता है अंतरित घन कोण होता है वो एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो इस तरह से और इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोली पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है जबकि उसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो गया घन कोण, और उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। और एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं ये परिभाषा हो गई। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना होगा। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण हो जाएगा d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। तो dA संपूर्ण गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई r स्क्वायर होगा, और नीचे r स्क्वायर है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, सीधे आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। यहां से हम लोग सीखें कि किसी भी गोली पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन घन कोण अंतरित किया जाता है। तो ये रहा घन कोण के बारे में। अब माना कि एक पृष्ठ इसमें है, अवयव पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल dA है और गोली पृष्ठ का केंद्र O है। तो यहां से बिंदु O से जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश क्षेत्रफल जो dA है, जो ऊपर वाला क्षेत्रफल दिखाया गया है, इसके क्षेत्रफल के अनुदिश एकांक सदिश n है, यूनिट वेक्टर n दिखाया गया है। और इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश dA है। ये दोनों के बीच थीटा कोण अंतरित है। तो यहाँ से क्या होगा कि बिंदु O को केंद्र मानकर एक संपूर्ण गोला जब खींचा जाएगा तो जो dA क्षेत्रफल है इसका प्रक्षेप dA cos थीटा जो छायादार दिखाया गया है ये गोली पृष्ठ के पृष्ठ पर ही पड़ेगा। तो इस तरह से इस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो घन कोण होगा d ओमेगा बराबर हो जाएगा
DA cos थीटा बटे R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको और बदल सकते हैं हम लोग, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं DA डॉट n लिख सकते हैं बटे R स्क्वायर। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो DA इंटू n इंटू कास थीटा, यानी दोनों के बीच का कोण थीटा दिया गया है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी जो घन कोण होता है वह क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में या लंब के अनुदिश एकांक सदिश से n होता है, उनके बीच डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी घन कोण को परिभाषित किया जा सकता है या इस तरह से फार्मूले के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये रहा घन कोण के बारे में। अब इसके बाद आएंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके बाद आते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र को बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि क्षेत्र में बल रेखाएं पास पास हो तो वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल माना जाता है। यदि बल रेखाएं दूर दूर हो तो वहां जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो निर्बल माना जाता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई काल्पनिक पृष्ठ लें तो उससे होकर बल रेखाएं गुजरती हैं, तो कहा जाता है कि उस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है या उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स संबंधित है। तो जब इस तरह से परिभाषित हम लोग कर सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप ही उसकी वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से जितने अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उतना अधिक माना जाएगा, और जितनी कम संख्या में गुजरेंगी उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान कम माना जाएगा। अब उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A मान सकते हैं। मान लीजिए कि यह एक असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है जिसमें बहुत सी बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित है। तो वो बल रेखाएं मान लीजिए कि इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, इस तरह से दिखाया गया है। बल रेखाएं इस तरह से गुजर रही हैं। बहुत सी बल रेखाएं दिखा सकते हैं। ये बल रेखाएं इस पृष्ठ से इस तरह से गुजर रही हैं। तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ है इसमें मान लेते हैं एक इसका छोटा सा अवयव ले लेते हैं क्षेत्रफल, इसको हम लोग DA से प्रदर्शित कर देते हैं, क्षेत्रफल DA। तो यहाँ इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होगी उसके स्पर्श बिंदु के अनुदिश ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E की दिशा। और यहाँ जो पृष्ठ होगा इसकी दिशा होगी इस तरह से, इसके लंबवत DA दिखा दी। इन दोनों के बीच कोण बनेगा, मान लीजिए उसका मान क्या है, थीटा है। तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल अवयव का जो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है यही उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, पाई E से प्रदर्शित करते हैं। तो यही है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र के स्केलर प्रोडक्ट के या स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें जो
स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर गुणनफल है ई डॉट डी ए, यही उस अवयव से संबंधित फ्लक्स के बराबर होता है, फाई ई के बराबर हो। इसको लिखेंगे डी फाई, क्योंकि ये छोटा अवयव है, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। अब यदि पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़े तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा, इसका समाकल हो जाएगा ई डॉट डी ए। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकल हो जाएगा, पृष्ठ समाकलन इसका निकालेंगे तो ये इसके बराबर आ जाए। अब यदि मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा है, तो इसका विस्तार इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि फाई ई बराबर समाकल ए ई डी ए कास थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से ई और कास थीटा नियतांक है, ये वाला इसका समाकल हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई कास थीटा बाहर हो जाएगा और ये समाकल हो जाएगा डीए, और यही जो समाकलन डीए है पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं समाकल डीए बराबर क्या होता है, ए होता है। इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा पाई ई बराबर हो जाएगा ये कास थीटा। तो ये जनरल फार्मूला आता है कि किसी भी पृष्ठ से संबद्ध या बद्ध वैद्युत फ्लक्स ये कास थीटा के बराबर होता है, जहां ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें वो काल्पनिक पृष्ठ स्थित रहता है, ये उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। यही है फाई बराबर ये कास थीटा। अब इसके बाद वैद्युत फ्लक्स से संबंधित और कुछ विशेष स्थितियां हम लोग सीखेंगे, तो आइए जानते हैं हम लोग कुछ विशेष स्थितियां। इसके बाद आएंगे वैद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां। पहली स्थिति बताया जाएगा कि जब वैद्युत क्षेत्र समतल पृष्ठ के लंबवत हो, यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोई कोण न बनता हो, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। जब लंबवत रहेगा तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ये कास थीटा, यानी कास थीटा का मान होगा 0, कास 0 का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से फाई ई बराबर ये हो जाएगा। फिर दूसरी स्थिति है जब वैद्युत क्षेत्र के समानांतर पृष्ठ स्थित हो, वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है और यह जो पृष्ठ हो उसके समानांतर हो, तो थीटा इसमें 90 अंश हो जाएगा। कैसे 90 अंश होगा, यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, पृष्ठ जब इसके समांतर होगा तो इस तरह से होगा, और उसके जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी लंबवत नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी, तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा बराबर 90 अंश लेंगे तो उस पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर हो जाएगा ये कास थीटा, यानी कास 90। कास 90 का मान 0 होता है, तो इस तरह से वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। यानी जब क्षेत्र के समांतर पृष्ठ रहेगा तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 0 रहेगी, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो ये था उसकी विशेष स्थितियां। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है। फाई ई का मात्रक, यहां से मात्रक निकाल सकते हैं, इसका यूनिट निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है फाई ई बराबर होता है ये कास थीटा। तो इसकी सहायता से हम लोग फाई ई का मात्रक निकाल सकते हैं। फाई ई का मात्रक बराबर हो जाएगा ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक गुणे कास थीटा का मात्रक। तो कास थीटा का मात्रक कोई नहीं होता है, विमाहीन होता है। अब यहां से ई का मात्रक वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन बटे कूलाम लिख सकते हैं हम लोग।
गुणे ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका मात्रक हो गया। अब इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं लोग। फाई ई की बीमा बराबर हो जाएगा, ई की बीमा, तो ई की बीमा हम लोग न्यूटन और कूलम, तो न्यूटन की बीमा हो जाएगा यम एल टी पावर -2 बटे कूलम की बीमा हो जाएगी ए टी, उधर मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, यम हो जाएगा एल के पावर 3 हो जाएगा, टी के पावर -3 हो जाएगा, ए के पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा हो जाएगी। तो बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।